हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर होती है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हमें पहचान में आता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शंस के को परफॉर्म करने के लिए, मतलब हीट एनर्जी देनी है कि लाइट एनर्जी देनी है या कैटलिस्ट को यूज़ करना है, ये हमने देखा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको फर्दर क्लासिफाई किया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। देन फाइनली रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। फिर इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वाई इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंसिडर्ड अपोजिट टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका आंसर हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम समझेंगे कि आखिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और ये एक दूसरे के अपोजिट क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। और सिंथेसिस रिएक्शन का मतलब होता है या कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ कंबाइन करती है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। सच रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। हमेशा आपको क्या होगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3-4 रिएक्शंस लिखी होंगी और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो अगर आप देखना रिएक्शन देखना, अगर प्रोडक्ट सिंगल है, रिएक्टेंट एक दो से ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोडक्ट अगर सिंगल है तो आप समझ जाना कि कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या इसको आप सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सिंथेसिस रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, a piece of magnesium when ignited in air burns with a dazzling white flame forming a white powder of magnesium oxide। मैग्नीशियम को आपने एयर में बर्न किया। जब भी हम एयर में बर्न करते हैं तो हम इक्वेशन में उसको ऑक्सीजन दिखाते हैं, O2 दिखाते हैं। जब आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया तो आपका क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना। तो आप इस वाले एग्जाम्पल में देख रहे हो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? ये वाला एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देख रहे हो आप रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं ना। प्रोडक्ट सिंगल है इसलिए किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन का। थर्ड एग्जाम्पल आप देखो, रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में आप ये देखोगे कि अगर प्रोडक्ट सिंगल है यानी कि वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फिर फोर्थ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है हीटिंग ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को जब भी हीट किया तो हीट करोगे तो ऑक्सीजन, ऑब्वियसली हवा में ऑक्सीजन होती है, तो आपने जब कैल्शियम को हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको बना कैल्शियम ऑक्साइड। इस वाले केस में भी आप देख रहे हो कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी आपकी 8th क्लास में तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने को ही आएगा, इसमें डिटेल नहीं पूछा जाएगा कि इसका फ्लेम का कलर क्या है या प्रोडक्ट क्या बना। आपके इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपको 4-5 इक्वेशंस लिख दी जाएंगी और उसमें ये पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन कि कौन से प्रकार का है, सिंथेसिस है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो आप देखना अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट सिंगल है तो आप समझ जाना कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर एक ही प्रोडक्ट है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक एक्टिविटी इसमें और एक एग्जांपल दिया है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट किए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, तो ये मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कभी क्या होता है, कभी भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हो ना तो वो मिल्की यानी दूध जैसा हो जाता है। और वो दूध जैसा क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और मिल्की अपीयरेंस देता है, मतलब दूध जैसा लगने लगता है। ठीक है, तो ये टेस्ट भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर टेस्ट करना हो कि कोई भी गैस जो निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं,
तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं। अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है यानी कि वो गैस क्या थी, 100% कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, तो आप सब में देख रहे हो, इस वाले केस में भी देखोगे आप ऊपर वाले इसमें इक्वेशन में कि आपके रिएक्टेंट तो 2 है लेकिन प्रोडक्ट 1 है, इसलिए ये वाला इक्वेशन भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसी पे इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है, एक्टिविटी 6.4 टू डेमोन्स्ट्रेट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मटेरियल्स क्या चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, सम पाउडर आयरन एंड सम पाउडर सल्फर देना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड आयरन एंड सल्फर इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आयरन का पाउडर ले लो, थोड़ा सा सल्फर का पाउडर ले लो। अब इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए हीट करो। जब आप हीट करोगे तो आपको एक ब्लैक कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आयरन है वो सल्फर है, जब हीट किया तो कंबाइन होकर क्या बन गया, आयरन सल्फाइड, और आयरन सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है इसलिए आपको ब्लैक कलर का पाउडर मिला। तो आप इस इक्वेशन में भी देख रहे हो कि आपके रिएक्टेंट तो 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट आपका सिर्फ सिंगल है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देख रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में टूटता है। मतलब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट हो गया, इसमें रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा बन सकते हैं। उस वाले केस में, कॉम्बिनेशन वाले केस में रिएक्टेंट ज़्यादा थे, प्रोडक्ट सिंगल था, जबकि डिकम्पोजिशन के केस में रिएक्टेंट सिंगल होता है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट बोला है। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। मतलब आप किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हो यानी कि तोड़ रहे हो, तो या तो हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करोगे तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अगर आप सनलाइट या लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करोगे तो वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। राइट, तो हम सबसे पहले देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ लें, बॉक्स में क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जब हम खाना खाते हैं और हमारे उसका डाइजेशन होता है तो वो डाइजेशन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है, जो हम कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाए हैं यानी कि हमने रोटी खाई है, चावल खाया है, आलू खाए हैं, इस सब में क्या होता है, स्टार्च होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये जब इसके ऊपर दुनिया भर के एंजाइम्स जब लगते हैं तब जाके वो सिंपल प्रोडक्ट्स लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन्स में ग्लूकोज में वो टूट जाता है। उसी तरीके प्रोटीन जब डिकम्पोज होता है तो अमीनो एसिड बनता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर वो भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स सिंपलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। राइट, लाइक जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि ग्लूकोज, और प्रोटीन्स है थे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर देख रहे हैं जो डिकम्पोजिशन होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। थर्मल हो सकता है, अगर आप हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो किसी चीज़ को तोड़ने के लिए। फोटोकेमिकल हो सकता है अगर आप लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, और इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, इन्होंने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन दिखाया है। इसमें क्या किया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब गैस निकलती है तो हम अपवर्ड एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, अगर एरो का पॉइंट ऊपर की तरफ है यानी कि गैस रिलीज हुई है, और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो आपने हीट का इस्तेमाल किया है ना इसको, इस कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये थर्मल डिकम्पोजिशन का है। उसी तरीके से आपने इस वाले नेक्स्ट में देखा आपने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको अगर आप 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो आपका क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इसमें भी आपने देखा है, आपने इसको हीट किया, इसलिए ये भी एग्जाम्पल किसका है, थर्मल डिकम्पोजिशन का है। मतलब रिएक्टेंट्स एक है, उसको हीट करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में तोड़ रहे हो तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और हीट का इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए इसको स्पेसिफिकली हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। राइट, नाउ
सब मोर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन आर लिस्टेड हियर। उसी तरीके से फेरस सल्फेट लिया, उसको हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन रेसिड्यू है उसमें टूट गया, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। उसी तरीके से आपने मरकरी ऑक्साइड लिया, उसको हीट किया तो मरकरी में और ऑक्सीजन में टूट रही है। लेड नाइट्रेट लिया जो वाइट कलर का होता है, उसको आपने हीट किया तो लेड ऑक्साइड येलो कलर का बन जाएगा, लेड मोनोऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी और ऑक्सीजन निकलेगी, है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के, क्योंकि इन सबको हीट आप कर रहे हो, रिएक्टेंट सब में सिंगल है, प्रोडक्ट मैनी बन रहे हैं, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। द डिकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, जिस डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करके अगर हम किसी कंपाउंड को डिकम्पोज यानी कि ब्रेक कर रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सबसे पहले एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अगर वाटर आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, अगर हमको वाटर को दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही कन्वर्ट करना है तो हम वाटर में कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड के डालते हैं ताकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, और फिर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमारा जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये चूंकि हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन, ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगी, राइट। उसी तरीके से डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अगर हमें डिकम्पोज करना होता है तो उसमें भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, फिर वो सोडियम में और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ब्रॉट बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। उसी तरीके से अगर आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की मदद से किया है, आपने लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया है, तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। लिटिक मतलब होता है ब्रेक और फोटो मतलब होता है लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक कर रहे हैं। जैसे ये बहुत कॉमन एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, अगर आप इसको थोड़ी देर खुले में सनलाइट में रख दोगे तो ये ग्रे कलर का सिल्वर, मतलब सिल्वर का जो कलर होता है ना ग्रेइश वाइट कलर बन जाएगा और इसमें से क्लोरीन रिलीज हो जाएगी जो कि ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। हाँ, इसमें बार बार इन्होंने कलर्स दिए हैं, बार बार इन कलरों को पढ़ा करो ताकि तुम लोग को दिमाग में बैठ जाए कि जो क्लोरीन होती है वो ग्रीनिश येलो होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो रेडिश ब्राउन होती है। तो बार बार कलर को अगर आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड कौन से कलर का होता है, क्योंकि आगे चल के 9th-10th में ऐसे ही पूछा जाता है कि सब्सटेंस ए रिएक्ट विद बी टू गिव प्रोडक्ट सी, तो नेम द प्रोडक्ट सी या टेल मी द कलर ऑफ द प्रोडक्ट सी, तो वो इस तरह से पूछते हैं। तो अगर आप अभी से अगर रिएक्शंस में ध्यान देने लगोगे कि कौन सा कंपाउंड के नीचे कौन सा कलर रखा है, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें याद होने लगेंगी कि अच्छा हाँ, सिल्वर जो होता है वो ग्रेइश वाइट होता है, जो क्लोरीन होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वाइट कलर का होता है। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखा करो, ठीक है। तो हालांकि अभी हमको क्या इसमें ध्यान देना है कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब होता है अगर किसी भी कंपाउंड को आप लाइट की मदद से तोड़ते हो उसके एलिमेंट्स में, तो फिर वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी अगर इसको लाइट में एक्सपोज करके रख दोगे तो सिल्वर और ब्रोमीन में वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक्टिविटी इन्होंने दी है टू शो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। उन्होंने अमोनियम क्लोराइड यानी ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। इसके लिए अमोनियम क्लोराइड ले लो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो और बर्नर ले लो, ठीक है। फिर क्या होगा, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट। एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आपने अमोनियम क्लोराइड किया और उसको हीट किया। जब आपने अमोनियम क्लोराइड को हीट करोगे तो आप देखोगे उसमें अमोनिया गैस निकलेगी। अब अमोनिया गैस जब निकलती है ना तो बदबू आती है, जैसे पॉटी में बदबू आती है ना वैसे ही बदबू होती है अमोनिया में, तो वो गंदी सी स्मेल आएगी। तो आप समझ जाना कि अमोनियम क्लोराइड टूट गया है किसमें, अमोनिया में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, जब भी अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो डायरेक्टली वो सब्लाइम हो जाता है, ठीक है। पता है ये सॉलिड होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनती है, एक गैस बनती है अमोनिया की और दूसरी गैस बनती है आपकी HCl की। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म अमोनिया एंड क्लोराइड गैस। व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर ऑब्जर्व्ड ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऑन कूलिंग। और चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए जब ये ठंडा होता है तो टेस्ट ट्यूब के ऊपरी वाले हिस्से में क्या होगा, आपको अमोनियम क्लोराइड डिपॉजिट दिखेगा, ठीक है। आपका यहाँ से तो आप हीट कर रहे हो तो आपका अमोनियम क्लोराइड जो है वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन ठंडा है ना टेस्ट ट्यूब का, तो यहाँ पर अंदर की तरफ तुम्हारा जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो ठंडा होकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये बिकॉज जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेट नेचर का है, मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और फिर गैस से डायरेक्टली वो सॉलिड में जा रहा है। क्लियर? नाउ
दिस शोज दैट अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव अमोनियम एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हमने हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया है, तो ये एग्जाम्पल किसका था, थर्मल डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी एक एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देना, मतलब हटा देना, है ना। अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर से देखो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन जनरल अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम कंपाउंड। देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी तभी वो लेस रिएक्टिव चीज़ को उसके जगह से हटाएगी, कभी भी उल्टा नहीं होगा। लेस रिएक्टिव चीज़ें कभी भी मोर रिएक्टिव को नहीं दिखाएगा। सपोज करो आप क्लास में बैठे हो, अगर आपसे कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा है तो वो आपको आपकी सीट से हटा सकता है कि हटो मैं बैठूंगा यहाँ पर, लेकिन कोई आपसे वीक बच्चा है वो आपको हटाने आ जाए तो आप उसी को भगा दोगे, हटो यहाँ से, राइट। तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड में एक दूसरा मोर एक्टिव एलिमेंट आपने डाला, ये एक्टिव जो सी एलिमेंट है वो ए से ज़्यादा एक्टिव है, तो वो सी क्या करेगा, ए को उसके कंपाउंड ए बी से डिस्प्लेस कर देगा और खुद कंपाउंड बना लेगा सी बी और उसको बाहर निकाल देगा। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, ए को हटा के खुद ने कंपाउंड बना लिया, ठीक है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट में आपने डाला तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा के खुद जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर एक तरफ हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो कि जिंक और वाटर लिया आपने, ठीक है, जिंक और वाटर लिया, जिंक और HCl लिया, जिंक और HCl लिया है, तो अगेन जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है। इसकी वजह से क्या करेगा, वो हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को हटा के एक तरफ कर देगा और खुद जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, सोडियम और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को निकाल देगी बाहर और खुद सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। यानी कि वन एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग अनदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके नया प्रोडक्ट बना लेता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, जैसे जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है, जिंक हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन रिलीज कर दे रहा है और साथ में सोडियम जिंकेट बना ले रहा है। फॉर्मूला देखो सोडियम जिंकेट का, Na2ZnO2। फॉर्मूला वगैरह साथ साथ में पढ़ते जाया करो, देखते जाया करो, धीरे धीरे ऐसे ही काफ़ी सारे फॉर्मूले हमको याद हो जाते हैं। आप एक बार चार्ट लेके लर्न करने बैठोगे ना तो आपको भले ही याद नहीं हो, लेकिन रिएक्शन में आप बार बार देखोगे ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl लिखते हैं, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमको HCl लिखना है। उसी तरीके से आपने देखा जिंक क्लोराइड हम ZnCl2 लिखते हैं, तो ZnCl2 आपको ऑटोमेटिकली आपके हाथ चलने लगेंगे। आप केमिस्ट्री जब पढ़ो हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठो, ताकि आप साथ साथ में उसको लिखते चलो। आप इसको लिखोगे तो आपके हाथ को आदत हो जाएगी कि कौन से इक्वेशन को हमको कैसे लिखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ लर्न होती जाती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया, क्लोरीन पोटेशियम ब्रोमाइड्स के साथ रिएक्ट कर रही है, तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को हटा दिया है ना। इस वाली रिएक्शन में आप देखो क्लोरीन ब्रोमीन को हटा के खुद पोटेशियम क्लोराइड बन जा रही है और ब्रोमीन रिलीज हो जा रही है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर करोगे तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है ब्रोमीन से, तो पोटेशियम क्लोराइड बन जा रहा है और ब्रोमीन रिलीज हो जा रही है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। नाउ तो इस एक्टिविटी में हमने देखा, तो एक्टिविटी 6.6 में हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, कोनिकल फ्लास्क लिया, ग्लास ड्रॉपर लिया और फिनोफ्थलीन सोल्यूशन लिया और सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली। तो इसमें हम देखेंगे कि कोनिकल फ्लास्क में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोफ्थलीन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें आप कुछ बूंदे किसकी डालो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालो। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बूंदे आप ड्रॉपर की मदद से डालोगे, कब तक डालोगे, जब तक सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस ना हो जाए।
जब ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो गया है। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो यानी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसको फर्दर चेक करने के लिए हमने इसमें कुछ बूंदे और सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाल दी, तो ये फिर बेसिक हो जाएगा और फिर इसका कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन क्या है इसमें? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है। तो जब एसिड बेस साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है, जब सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा तो इसका सॉल्यूशन कलर पिंक से क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। जब आप फिर दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदे ऐड करोगे तो वो फिर पिंक कलर हो जाएगा, यानी कि बेस की मात्रा फिर बढ़ जाएगी तो वो फिर पिंक कलर का हो जाएगा। राइट, अगेन एड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर तुम्हें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो तो वो फिर दोबारा कलरलेस हो जाएगा। तो यानी क्या होगा? जब वो न्यूट्रल रहेगा तब कलरलेस रहेगा, और जब वो बेसिक रहेगा तब आपका सोल्यूशन पिंक कलर का रहेगा। द स्टेज व्हेन द बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द एसिड, द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट दैट इज द व्हेन द सोल्यूशन बिकम कलरलेस। तो जब सोल्यूशन कलरलेस रहता है इसका मतलब वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया है। इसमें एसिड क्या है? HCl, इसमें बेस क्या है? आपका NOH। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका? NaCl यानी कि सॉल्ट, और दूसरा क्या बन रहा है आपका? वाटर यानी क्या? H2O। राइट, तो ये रिएक्शन होती है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखते हैं। एसिडिटी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिटी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जिसको कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, तब हम कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, मतलब पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, हमको अजीब सा लगता है ना। सच अ कंडीशन कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग एंटी एसिड। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम एंटी एसिड ले लेते हैं, या तो गोली ले लेते हैं या हम मिल्क ऑफ लाइफ, जैसे आपने सुना होगा जेलुसिल ले लेते हैं या डाइजीन ले लेते हैं, पी लेते हैं। जेलुसिल या डाइजीन हम पी लेते हैं ना, तो जेलुसिल है या डाइजीन है वो क्या है? एंटी एसिड है। एंटी एसिड यानी कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी, क्योंकि जेलुसिल या डाइजीन होती है ना वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। एक इसमें छोटा सा बेस रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि क्या करती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो ओवरकम हो जाती है। फिर से देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हाउएवर एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉजेज अ पेनफुल कंडीशंस कॉल्ड एसिडिटी एंड इंडाइजेशन। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। जब इसकी क्वांटिटी, जिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना। सच अ कंडीशन कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग एंटी एसिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, हमारे जो मेडिसिन होती है वो जेलुसिल या डाइजीन के नाम से बाजार में मिलती है। ये एक्चुअल में होता क्या है, एक माइल्ड बेस होता है जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है, और जब हम इसको पीते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो HCl की मात्रा ज़्यादा होती है उसको ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज कर देता है, और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो क्योर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, एंट एंड बी स्टिंग। अगर आपको चींटी ने काटा है या मधुमक्खी ने काटा है तब क्या होता है, ये भी ध्यान रखना, पूछ लेंगे एग्जाम में, इसका ये रीज़न आ जाता है। ठीक है ना, क्या है, When an ant or bee stings, formic acid is injected। जब चींटी काटती है या कोई मधुमक्खी काटती है तो वो क्या डालती है, कौन सा एसिड आपकी बॉडी में डाल देती है? फॉर्मिक एसिड। इसलिए तुमने कहा चिनमिनी सी होती है ना, इनटू द बॉडी विच कॉजेज इचिंग होती है हमको। To neutralize the effect of an acid or bee sting, baking soda solution और calamine solution applied on the affected area। तो इस चिनमिनाहट को दूर करने के लिए, इचिंग सेंसेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमको चींटी ने काटा है या मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पे हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, या हम क्या करते हैं, जो लैक्टोकैलेमाइन होता है ना वो कैलेमाइन सोल्यूशन लगा लेते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3। तो ये क्या करता है, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और वो जो इचिंग का जो सेंसेशन है ना वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो एसिड को आप न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडा लगाओगे, और सोडा कौन सा लगाओगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसी तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट को, जब सॉइल में एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है
Farmers use fertilizers to improve crop yield. Due to the excessive use of fertilizer, the soil becomes either too acidic or too basic, thus preventing growth of plant. क्या होता है, जो किसान लोग होते हैं ना, वो उसकी क्रॉप अच्छी होए तो उसमें ना फर्टिलाइजर्स डालते हैं. जब फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो या तो उनकी सॉइल एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती है. तो अगर प्लांट की अगर फार्मर ने ऐसा फर्टिलाइज़र डाला है जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक हो गई है, तो उसको फिर से सॉइल को सही करने के लिए वो बेस यानी कि क्विक लाइम यानी कि मिट्टी में चूना डाल देंगे. इससे क्या हो जाएगा, जो क्विक लाइम होता है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेग लाइम होता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये मिट्टी के जो एसिडिटी है उसको ख़त्म कर देता है. ठीक है, आप कॉमन नेम याद रखो कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेग लाइम कहते हैं. अगर आपकी मिट्टी में ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, मतलब ऐसे फर्टिलाइज़र बन गए हैं जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है और आपकी जो मिट्टी है ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो उस मिट्टी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी और प्लांट जो होगा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा. तो उसको फिर से फर्टाइल बनाने के लिए हम एसिडिक मिट्टी में या तो क्विक लाइम डालेंगे या स्लेग लाइम डालेंगे, ताकि वो एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर दे और फिर से आपकी मिट्टी अच्छी हो जाए. ठीक है, तो इस तरीके से हम डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं. उसी तरीके से फैक्ट्री में से कुछ वेस्ट निकलते हैं. द वेस्ट रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर एसिडिक नेचर. जो फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो एसिडिक नेचर का होता है. If they are allowed to flow as it is into the water body, they can cause huge damage to the aquatic plants and animals. अगर इसको ज्यों का त्यों अगर हम नदी में बहा देंगे, अगर इस वेस्ट को डायरेक्टली पानी नदी में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे जो नदी में जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना, वो इस एसिडिक नेचर की वजह से मर जाएंगे, उनको नुकसान होगा. तो हम क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको हम पहले न्यूट्रलाइज करते हैं किसी बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करके, जिसकी वजह से जब उसको पानी में छोड़ा जाए तो आपके जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स है वो सेफ रहे, उनको कोई नुकसान ना हो, है ना. इसलिए जब भी फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको पानी में जब आप डायरेक्टली छोड़ते हो तो वो आपके जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं. इसलिए इनको छोड़ने के पहले हम फैक्ट्री वेस्ट को हमेशा बेसिक सब्सटेंसेस के साथ ट्रीट करके न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ताकि उनका असर हमारे एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स पे ना पड़े. ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हमारे डेली लाइफ में. ना अब एक नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स जो शब्द है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. अगर किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, और होता ही है, अगर कोई एक कंपाउंड रिड्यूस हो रहा होता है तो दूसरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम एक साथ क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो डेफिनेशन भी यही दी गई होगी. अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, अगर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है. और रिडक्शन इसका अपोजिट होता है, ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन कहलाता है. एक और तरीका है, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है तो फिर वो रिडक्शन कहलाएगा. ठीक है ना, निकल रहा है में माइनस साइन लगाना पड़ेगा, अगर निकल रहा है तो वो रिडक्शन कहलाएगा. ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे कि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी ऑक्सीडेशन है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है. और रिडक्शन क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन निकल रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रही है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है. ठीक है, मैनी टूथपेस्ट दैट वी यूज कंटेन बेसिस टू न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ. हमारे टूथपेस्ट में बेस होता है ताकि हमारे मुंह में जो एसिड बन रहा होता है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाए और मुंह से बदबू आना बंद हो जाए. इसलिए ब्रश करने के बाद मुंह में बदबू नहीं आती है. क्यों, क्योंकि जो हम ब्रश करते हैं, उस जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें बेस होता है, तो हमारे मुंह में जो एसिड बन रहा होता है ना वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो गंदी ऑर्डर जो बदबू आती है मुँह से वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो अब हम रिडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं. ठीक है, जैसे इसमें बताया है, मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. दो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया है ना, तभी तो MgO बना. तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है.
है। दूसरा निनो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल दिया है, हमने बोला है कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। तो दूसरा एग्जाम्पल में इन्होंने दिया हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसको जब क्लोरीन के साथ आपने रिएक्ट करवाया तो सल्फर में से हाइड्रोजन निकल गई, तो सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ड्यू टू द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसी तरीके से रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको रिडक्शन कहते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना, तभी तो HCl बना, तो हम क्या कहेंगे, क्लोरीन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, राइट। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन कहलाती है, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड में से जब ऑक्सीजन निकल गई तो कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता है ना एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एटम होते हैं या वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल याद करो, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज मतलब एक्चुअली आप अगर आसान भाषा में बोलो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में मदद कर रहे हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं जो सामने वाले कंपाउंड को रिड्यूस करने में मदद कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल क्या हुआ है, ऑक्सीजन खुद, क्योंकि भाई तभी तो दूसरा ऐड करेगा ऑक्सीजन, या ओजोन भी ऑक्सीजन देती है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव वो देता है, ब्रोमीन, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर केमिकल रिएक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल क्या है रिड्यूसिंग एजेंट के, हाइड्रोजन खुद, कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब देखो क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है ना तो उसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। जैसे क्या होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रही है, यानी कि कॉपर में से जब ऑक्सीजन निकल रही है मतलब कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये ऑक्सीजन निकल के किस में लग जा रही है, हाइड्रोजन में लग जा रही है, मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चूंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन को निकाल कौन रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर ऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है हाइड्रोजन और रिड्यूस हो रहा है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वो निकल के हाइड्रोजन में लग रही है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई इसलिए कॉपर रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन दी किसने, कॉपर ऑक्साइड ने दी, इसलिए कॉपर ऑक्साइड कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन निकाली किसने, हाइड्रोजन ने निकाली, इसलिए हाइड्रोजन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर नाउ। नाउ रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लोरीन और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें रिएक्शन हो रहा है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन ऐड हो रही है क्लोरीन में, तो क्लोरीन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और सल्फर में से हाइड्रोजन निकल रही है इसलिए सल्फर क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है ना, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, जबकि सल्फर में से हाइड्रोजन निकल रही है इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस वाले एग्जाम्पल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि हाइड्रोजन तो ये प्रोवाइड कर रही है ना, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगी तुम्हारी रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी क्लोरीन। ऑक्सीडाइज हो जा रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड क्योंकि हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो रही है, और रिड्यूस हो रहा है क्लोरीन क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड, जब कार्बन से रिएक्ट कर रही है तो जिंक बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। इस केस में जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर जिंक बन रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है तो वो रिड्यूस होकर सल्फर बन रहा है, जबकि ऑक्सीजन आके ऐड काय में हो रही है, हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन रहा है। तो इस वाले केस में वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर रिड्यूस हो रहा है। ऊपर वाले केस में जिंक रिड्यूस हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड
ऑक्सीडाइज हो रही है। जिसमें ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है वो रिड्यूस होता है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है वो भी रिड्यूस होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। अब जितना हमने पढ़ा है उसका हम रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का पार्ट मैं आपको थर्ड वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। ठीक है ना, थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ तक जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो, रीड कर लो, ताकि कोई डाउट ना हो। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, राइट। देखो डिकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट बाय हीट इज कॉल्ड, जिस डिकम्पोजिशन हीट से होती है उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल ड्यूरिंग अ displacement reaction. The chemical reaction in which an insoluble part called precipitate, PPT, precipitate separates from the solution is called precipitate reaction. Fifth, dash or dash is applied to on the affected area to neutralize the effect of ant or bee sting. अगर ant और bee sting अगर आपने चींटी ने काट लिया या मधुमक्खी ने काट लिया तो क्या लगाते हो आप इसमें बेकिंग सोडा लगाते हो, है ना। और दूसरा क्या लगाने को बोला था इन्होंने, सोडा लगाओ, या आप टूथपेस्ट भी लगाओगे तो अब तो भी आपको एंट और बी का स्टिंग का जो इचिंग होती है ना वो ठीक हो जाती है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो क्या कहलाती है केमिकल रिएक्शन में, वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार इसको कंफर्म करना है क्या है। और क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म, क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्या निकल रही है, क्लोरीन। ठीक है, 7th वाला आपका होमवर्क है, इसको चेक करके बताओ मुझे क्या है। ठीक है, इसका आंसर। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम रिएक्टिविटी सीरीज़ भी देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, और बाकी का पोर्शन कवर करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।